भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। भारतीय इतिहास में हुमायूं के नाम से मशहूर यह दूसरा मुगल शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ हुमायूं महज 12 वर्ष की अल्पायु में बदख्शां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसने यहां बाबर के नेतृत्व में लगभग सभी अभियानों में हिस्सा लिया। बाबर ने अपनी मौत से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इस तरह 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत के साथ ही 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कर दिया गया। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों समेत अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैले साम्राज्य में हुमायूं ने 1530 से 40 और 1555 से 56 के 2 कालखंडों में शासन किया। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि हुमायूं के साम्राज्य विस्तार में कौन कौन सी जीत अहम रही। तो चलिए जानते हैं भारत पर शासन करने वाले दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की कहानी। शेर शाह सूरी से मिली चुनौती। मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था हुमायूं के हाथ में आने के बाद उसके संघर्ष की शुरुआत अफगान सरदार महमूद लोदी से हुई। महमूद लोदी की अफगान सेना और हुमायूं की सेना के बीच 1532 में दोहरिया युद्ध हुआ। इसमें जीत हुमायूं की हुई। बहरहाल हुमायूं का अफगान शासक शेर खां या शेर शाह सूरी से संघर्ष का सिलसिला चुनार के घेरे से शुरू हुआ। इसमें समझौते के तहत शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक अफगान सैन्य टुकड़ी हुमायूं के साथ भेज दी। हुमायूं वापस लौट आया और लगभग 1.5 साल तक ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताई। बहादुर शाह को चित्तौड़ के किले से खदेड़ा। यही वो वक्त था जब हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह की बढ़ती ताकत को चुनौती देने की जुगत में था। तब शेर खां अपनी शक्तियों को विस्तार दे रहा था ताकि आगे चलकर हुमायूं का सामना कर सके। गुजरात का शासक बहादुर शाह इस समय तक दक्षिण भारत के कई राजाओं से संधि कर चुका था। उसने मालवा, रायसीन और मेवाड़ को संधि करने पर मजबूर कर दिया था। तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से उसने तोपखाना स्थापित किया। वो दिल्ली, आगरा तक राज्य के विस्तार की कल्पना कर चुका था। अपनी रणनीति के तहत बहादुर शाह ने हुमायूं के सभी शत्रुओं को शरण दे रखी थी। ये सब देखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध का फैसला किया। उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल रखा था और उस समय चित्तौड़ के शासक थे विक्रमाजीत। विक्रमाजीत की मां और राजमाता कर्णावती ने हुमायूं से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उसी समय बहादुर शाह ने भी धर्म की रक्षा के नाम पर हुमायूं से खुद पर आक्रमण न करने की प्रार्थना की। धर्म के नाम पर हुमायूं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर भी ली, लेकिन अपनी सैन्य तैयारियों में लगा रहा। वहीं बहादुर शाह ने भयंकर लूटमार जारी रखी। इस बात का पता जैसे ही हुमायूं को चला, उसने चित्तौड़ को जाने वाले रसद मार्ग पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने युद्ध न करके रक्षात्मक नीति अपनाई। हालांकि हुमायूं ने भी हमला नहीं किया था। रसद की कमी के कारण बहादुर शाह की सेना भूख से तड़पने लगी। अंततः बहादुर शाह चित्तौड़ किले को छोड़कर मांडू की तरफ भाग गया। फिर वहां से चंपानेर और चंपानेर से कांबे की ओर चला गया। हुमायूं ने उसका कांबे तक पीछा किया, लेकिन बाद में चंपानेर विजय के लिए वो वापस लौट आया और अब संपूर्ण मालवा और गुजरात हुमायूं के हाथों में आ चुका था। हालांकि उसी समय कुछ रणनीतिक गलतियों के चलते हुमायूं फिर से मालवा और गुजरात को खो बैठा। कहा जाता है कि हुमायूं ने एक ही साल में पूरा गुजरात और मालवा जीता भी और खो भी दिया। हुमायूं सत्ता से बेदखल हो गया। शेर खां और हुमायूं के बीच संघर्ष की दूसरी पारी 1537 में सामने आई। शेर खां ने 1534 में बंगाल अभियान के दौरान सूरजगढ़ के युद्ध में सफलता प्राप्त की और उसकी संपत्ति को लूट लिया। हुमायूं के खिलाफ यह उसके भविष्य की तैयारी थी, जो 26 जून 1939 को चौसा के युद्ध में काम आई। इस युद्ध में हुमायूं की सेना में भारी तबाही हुई और शेर खां की विजय हुई। हुमायूं इस युद्ध में जैसे तैसे जान बचाकर भागा। इसके बाद संघर्ष का सिलसिला यही नहीं रुका। 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह के हाथों हुमायूं की पराजय हुई। इसी हार के साथ हुमायूं के हाथों से आगरा और दिल्ली भी चला गया। अब तो उसकी जान के भी लाले पड़ गए थे, इसीलिए वो बड़ी चतुराई से भारत छोड़कर भाग निकला। हुमायूं की पहली पारी के अंत के साथ ही अब मुगल सत्ता से बेदखल हो चुके थे। कंधार और काबुल को जीत दिल्ली पहुंचा।
चौसा और बिलग्राम के युद्ध में पराजय से हतोत्साहित हुमायूं सिंध चला गया। उसने भारत पर दोबारा राज करने के उद्देश्य से 15 साल तक एक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वह सूफीवाद की तरफ भी आकर्षित हुआ और सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के बड़े भाई शेख बहलोल का शिष्य बन गया। हुमायूं ने 1541 में हमीदा बेगम से शादी की। इसी हमीदा बेगम की कोख से अकबर का जन्म हुआ। हालांकि हुमायूं को अपनी हार कचोटती रही और वो अपनी जीत के ख्वाब बुनने लगा। ऐसे में उसने सबसे पहले कामरान मिर्जा द्वारा हथियाए गए काबुल को छीना। बाद में कंधार पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। यहीं से हुमायूं की सत्ता में दूसरी पारी की शुरुआत हुई। सतलुज नदी के किनारे 15 मई 1555 को मच्छीवारा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार नसीब खां को पराजित कर दिया। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद के मैदान पर अफगान शासक सिकंदर सूर और मुगल सेना के बीच दोबारा से लड़ाई हुई। बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया ये युद्ध भी मुगल जीत चुके थे और इसी के साथ 23 जून 1555 को एक बार फिर हुमायूं ने दिल्ली के तख्त-ओ-ताज को हासिल कर लिया। 26 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं की गिरने से मौत हो गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि हुमायूं जिस तरह से अपनी पूरी जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा, ठीक उसी प्रकार एक सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु भी हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।